क्लास 11th का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट है, उसको हम आज शुरू करेंगे। तो आपको है वो अच्छे से वो अध्ययन करने हैं, क्योंकि आपकी 10th क्लास है वो अब पूरी हो चुकी है। आपको है वो 11th क्लास का है वो अध्ययन करना है। तो 11th क्लास के अंदर अगर आपने साइंस लेने की इच्छा की है तो साइंस लेने की इच्छा की है तो उसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी जो भी आपके है वो आप ले लो यहाँ पर। और अभी हमें वो हमारी जो क्लास है उसमें हम अध्ययन करेंगे फिजिक्स के बारे में, ठीक है, भौतिक विज्ञान के बारे में। तो देखो भौतिक विज्ञान या फिजिक्स है वो क्या होती है, 10th क्लास के अंदर है वो आपके केवल 4 ही चैप्टर थे। 4 चैप्टर के आधार पर ही मतलब हमने वहां पर फिजिक्स को थोड़ा बहुत समझा था, लेकिन यहाँ पर आपके बहुत ज्यादा पार्ट है। और 10th और 11th में अंतर भी बहुत है। मतलब 10th में तो बहुत ही कम मतलब आपका रहेगा सिलेबस, लेकिन 11th के अंदर है वो आपका चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, उन सब का है वो क्या रहेगा आपका ज्यादा यहाँ पर सिलेबस रहेगा। तो उसको भी आपको अच्छे से कवर करते जाना। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, सारे कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर रखोगे, तो आपका कहीं पर भी है वो कोई भी डाउट है वो नहीं रहेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है, जो भौतिक राशियां व विमाएं हैं। तो भौतिक और राशियां और जो विमाएं हैं उनको हम उनके बारे में हमें पढ़ते हैं। अभी देखो जो सरकार की गाइडलाइन नहीं है उसमें क्या किया गया, आपका जो 30% कोर्स है क्लास 11th का उसको कम कर दिया गया। तो मैं आपको वही पढ़ाऊंगा यहाँ पर जो आपका 70% कोर्स यहाँ पर आपको मतलब सरकार ने दिया। 30% कोर्स है जो हटा दिया है उसको मैं यहाँ पर नहीं पढ़ाऊंगा। 30% कोर्स हटाने का मतलब ऐसे नहीं है कि मान लो जैसे 14 पार्ट है, 14 पार्ट में से कुछ पार्ट हटा दिए, पार्ट नहीं हटाए, पार्ट 2 के अंदर से टॉपिक हटा दिए, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे उन्हीं टॉपिक को हटा दिया गया। उन टॉपिकों का अध्ययन है वो हम नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो हमारे को दे रखे हैं इन टॉपिकों को करवाना है उन्हीं का हम अध्ययन है वो करेंगे। तो आपको उसको ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं भौतिक राशियां विमाओं के बारे में। पहले बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। तो भौतिक राशियां क्या होती है, या पहले भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। भौतिक विज्ञान क्या होती है भाई, हम भौतिक विज्ञान फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो भौतिक विज्ञान ही क्या होती है। तो देखो अगर विज्ञान की बात करें तो प्रकृति के अंदर कोई भी जो चीजें होती है, ठीक, कोई भी वस्तु होती है, उस वस्तु का सही तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्रमबद्ध तरीके से क्या करना है, अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। भौतिक विज्ञान क्या होगी, भौतिक विज्ञान विज्ञान की एक शाखा होगी। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या करते हैं, जो भी घटनाएं होती है, जो भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है प्रकृति के अंदर या प्राकृतिक जो भी घटनाएं होती है, उन प्राकृतिक या प्राकृतिक घटनाओं जो ब्रह्मांड के अंदर घटनाएं होती है, ठीक है, तो उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करने के लिए हमें किसका किसका अध्ययन करते हैं, हमें भौतिक विज्ञान का अध्ययन है वो करते हैं। तो विज्ञान को आप समझ लो, किसी भी वस्तु का है वो मतलब सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना विज्ञान कहलाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो भौतिक विज्ञान है वो भी क्या है, कोई भी जो वस्तु है प्रकृति के अंदर घटित हो रही है, वो क्यों घटित हो रही है, किस कारण से घटित हो रही है, कैसे घटित हो रही है, घटित होने से क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उन सब चीजों का है हम अध्ययन है वो किसमें पढ़ेंगे, भौतिक विज्ञान में पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान है और आज के समय तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आजकल जितने भी टेक्नोलॉजी है, जितने भी आपके जैसे स्मार्टफोन हो गए, तो स्मार्टफोन में के अंदर भी है वो फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का है वो प्रयोग मतलब किया जाता है वहां पर। मतलब भौतिक विज्ञान के जो भी कॉन्सेप्ट है उनका प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर मान लो कार वगैरह बनाना है तो वहां पर भी फिजिक्स के फॉर्मूले काम में आते हैं। अब देखो फिजिक्स केवल अकेली काम नहीं करती, सारे जितने भी है जैसे रसायन विज्ञान हो गया, मैथ्स हो गई, सारे जितने भी है ना वो सारे विषय अपने आप में कुछ ना कुछ कार्य करते हैं। सब आपस में मिलकर ही है वो क्या करते हैं, एक किसी वस्तु का निर्माण है वो कर पाते हैं। स्मार्टफोन की बात करें तो बिना बैटरी के कैसे चल पाएगा, तो बैटरी है वो किससे बनेगी, रासायनिक अभिक्रियाओं से बनेगी। तो वहां पर रासायनिक जो विषय है वो इंपॉर्टेंट है। तो जो प्रत्येक जो सब्जेक्ट है ना वो अपनी जगह पर मतलब जरूरी है। तो यहाँ पर हम पहले पढ़ रहे हैं, यहाँ पर भौतिक विज्ञान आपको बता दिया नॉर्मल सी, कोई भी वस्तु है, कोई भी चीजें हुई, कोई भी घटना घटित हुई, उस घटना के बारे में हमारे को जानना है कि वो क्यों घटित हुई और उस घटना का हमारे को किस प्रकार से प्रभाव पड़ा हमारे जीवन पर। तो उसी का हम अध्ययन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भौतिक राशियों की। भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां, भौतिक राशियां क्या होती है। तो भौतिक राशियां क्या होती है, देखो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके भौतिक राशियां कहलाती है। क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। तो ये बात आपको समझनी है
कि कोई भी राशि, वे राशि जिन्हें मापा या तोला जा सके उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशि। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मान लो आप किसी एक ऐसी राशि को माप नहीं सकते हो, जैसे आप और आपके फ्रेंड का जो आपस में प्रेम है, उस प्रेम को है आप माप नहीं सकते हो, तोल नहीं सकते हो। ऐसे थोड़ी बोल सकते हो भाई हमने इसको 5 kg प्रेम किया, इसको 6 kg प्रेम किया, ऐसे तो आप नहीं बोल सकते ना। तो ये जो यहाँ पर आपका प्रेम आया है, आपके जो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम है, उसको आप माप या तोल नहीं सकते हो, नहीं तोल सकते ना। लेकिन कुछ ऐसी राशि जिन्हें हम माप सकते हैं या फिर तोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको कोई एक बड़ा पत्थर दूं, एक छोटा पत्थर दूं, और मैं बोलूं कि इसमें आप अंतर बताओ, क्या डिफरेंस है इसमें, तो आप बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसकी लंबाई ज्यादा बड़ी है, इसकी लंबाई छोटी है, इसका द्रव्यमान ज्यादा है, इसका द्रव्यमान कम है। तो वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सके, मतलब हम द्रव्यमान लंबाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं ना, द्रव्यमान और लंबाई को हम माप रहे हैं, तभी तो हमें पता चल रहा है ना। तो ये जो द्रव्यमान हो गया, लंबाई होगी, ये क्या है, इनको माप सकते हैं। तो इसी वे राशि जिन्हें हम माप सकते हैं या तोल सकते हैं, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से। या तो हम कभी तो हम क्या करते हैं, सीधे माप देते हैं। जैसे आपको बड़ा छोटा पत्थर दिया, तो आप लंबाई में सीधे डिफरेंस बता सकते हो कि इसकी लंबाई ज्यादा, इसकी लंबाई कम है। लेकिन मान लो कभी कभी कुछ ऐसी वस्तु होती है जिसमें आप चेक नहीं कर सकते, मान लो बिल्कुल लगभग है वो बराबर हो, लंबाई बराबर हो, बस थोड़ा सा फर्क हो, तब वहां पर आपको क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्ट किसी ना किसी उपकरण की सहायता लेनी पड़ती है। उसी की सहायता से आप उनमें वो विभिन्नता कर सकते हो। तो भौतिक राशियां क्या होती है? वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, मापा या तोलेंगे जिसको, उसी को हम क्या कहेंगे, भौतिक राशियां हैं वो कहेंगे। ठीक है, ये बात आपके क्लियर होगी। अब देखो जो भौतिक राशियां हैं, राशि भौतिक राशि है, तो भौतिक राशि देखो कैसे, किस प्रकार से। जैसे मान लो एग्जांपल के लिए जैसे आपने लिखा 2 kg, ठीक है, तो 2 kg, तो kg क्या है आपकी, kg एक भौतिक राशि है। kg क्या है, भौतिक राशि। क्यों है भौतिक राशि? क्योंकि kg को माप सकते हैं, तोल सकते हैं। kg को हम माप सकते हैं, तोल सकते हैं। अब ये जो दो है, ये आगे क्या है, ये है आपकी संख्या, ये क्या आपकी संख्या, ये क्या आपकी संख्या, और ये क्या आपकी राशि, भौतिक राशि, ये आपकी भौतिक राशि। इसके अलावा जैसे आपने लिख लिया कि मैंने 2 घंटे पढ़ाई की, कितने घंटे पढ़ाई की, 2 घंटे पढ़ाई की, तो ये जो घंटा है, यहाँ पर घंटा बताया जा रहा है, ये घंटा किसकी तरह कार्य कर रहा है, ये एक भौतिक राशि की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? भौतिक राशि की तरह। और ये क्या बता रहा है, ये जो 2 आगे लिखा है वो क्या बता रहा है, संख्यात्मक मान बता रहा है। क्या बता रहा है आपका? संख्यात्मक मान बता रहा है। तो मतलब आपको किसी भी काम को करना है, किसी भी राशियों को लिखना है, तो उसमें आपको एक तो भौतिक राशि आना आवश्यकता है, और आगे आपको संख्यात्मक मान भी होना आपके लिए आवश्यक है, मतलब जब भी किसी का मात्रक मान लिखते हो। अब देखो ये तो हमने भौतिक राशि के बारे में अध्ययन कर लिया कि भौतिक राशि है वो क्या होती है। अब देखो आगे, इसको मिटा देता हूं मैं। जो भौतिक राशियां होती है, भौतिक राशियां क्या होते हैं, मात्रक। भौतिक राशियों के क्या होते हैं, मात्रक। भौतिक, चलो मात्रक लिख देते हैं, मात्रक। भौतिक राशियों के क्या होते हैं, मात्रक। क्योंकि भौतिक राशियों को मापने के लिए हमारे को क्या है, वो किसकी आवश्यकता पड़ती है, मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। कैसे मात्रक की आवश्यकता? जैसे एग्जांपल के लिए मानो भौतिक राशि आपकी किलोग्राम, किलोग्राम क्या एक भौतिक राशि है, ठीक है। तो उस भौतिक राशि मतलब किलोग्राम को मापने के लिए हमारे को किसकी आवश्यकता पड़ेगी, एक मात्रक की आवश्यकता पड़ेगी। अब किलोग्राम को मापने के लिए मात्रक कौन सा हो गया, एक केजी हो गया, ठीक है, ग्राम भी हो गया, पाउंड भी हो गया, ऐसे बहुत सारे मात्रक हो गए। तो फिर हम कौन से मात्रक का प्रयोग करें, या फिर कौन सा हमारा मात्रक होगा? पहले मैं अभी बताना चाह रहा हूं आपको कि भौतिक जो राशियां होती है, भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रकों की आवश्यकता होती है, और ये हमारे पास में अलग अलग है वो मात्रक होते हैं, ठीक है। अब देखो जो मात्रक होते हैं, जो मात्रक होते हैं आपके, जो मात्रक होते हैं वो 3 पद्धतियों में दिए जाते हैं। मात्रक कितने पद्धतियों में दिए जाते हैं, 3 पद्धतियों के अंदर वो दिए जाते हैं। कौन कौन सी मात्रक पद्धतियों में? तो देखो उसके लिए आपके पास में 3 पद्धतियां होती है। एक होती है सीजीएस पद्धति, दूसरी होती है आपकी एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, और तीसरी होती है आपकी एफपीएस पद्धति। जो भौतिक राशियां हैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता रहेगी। भौतिक राशियों को लिख देता हूं मैं, भौतिक राशियों को मापने के लिए भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है, जो भी भौतिक राशि होगी इसको मापने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, मात्रक की आवश्यकता होगी। जैसे भौतिक राशि की बात करें, जैसे केजी है, सॉरी किलोग्राम है,
भार है या मतलब द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है कि भौतिक राशि है। द्रव्यमान क्या है कि भौतिक राशि है। तो द्रव्यमान भौतिक राशि है, तो इसको मापने के लिए कौन से मात्रा की आवश्यकता होगी? किलोग्राम की, किलोग्राम की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसी प्रकार से लंबाई एक भौतिक राशि है और इसी लंबाई भौतिक राशि को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? मीटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो लंबाई को मापने के लिए मीटर की आवश्यकता, द्रव्यमान को मापने के लिए वो किलोग्राम की आवश्यकता। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जो ये मात्रक है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मात्रक, इसको मात्रक को वो पहले क्या था, अलग अलग पद्धतियों में लिखा जाता था। सीज्यस्पत्ति मतलब, सीज्यस्पत्ति का मतलब जो आपकी लंबाई होगी, सीज्यस्पत्ति में लंबाई को सेंटीमीटर में किस मापेंगे? सेंटीमीटर में। यहाँ पर तीन चीजें को अध्ययन हम कर रहे हैं अभी। ठीक है, इसके अंदर एक तो लंबाई, एक हम करेंगे यहाँ पर द्रव्यमान, एक हम करेंगे समय। ठीक है, तो लंबाई को सीज्यस्पत्ति के अंदर सेंटीमीटर मापेंगे और जो जी है, जी मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापेंगे हम ग्राम में और समय को मापेंगे हम सेकंड के अंदर। इसी प्रकार से यहाँ पर एम की स्पत्ति में एम, एम मतलब मीटर, तो मतलब लंबाई को मापेंगे मीटर में और द्रव्यमान को मापेंगे किलोग्राम में और समय को मापेंगे सेकंड में। ये होता है। उसके बाद में यहाँ पर एफपीएस, एफपीएस पत्ती में लंबाई को मापेंगे फुट में और द्रव्यमान को मापेंगे पाउंड में, पाउंड, और समय को मापेंगे सेकंड में। अब ये देखो हुआ क्या कि हमारे पास में भौतिक राशियां थी। ठीक है, उन भौतिक राशियों को मापने के लिए अलग अलग मात्रकों की आवश्यकता थी हमारे को। ठीक है, अब यहाँ पर क्या था कि प्रत्येक जो देश होता था, पहले क्या होता था, एक देश से दूसरे देश में आना जाना कम रहता था या व्यापार कम करते थे। ठीक है, तो जब व्यापार शुरू हुआ, जब वहां पर हुआ, तो यहाँ पर हुआ क्या कि प्रत्येक देश के वो अलग अलग वो क्या होती थी, प्रत्येक देश की अलग अलग मापन की पद्धतियां होती थी। तो प्रत्येक देश की अलग अलग मतलब पत्तियां होती थी। तो जब यहाँ पर सब देशों को बोला गया, तो यहाँ पर क्या हो गया कि जो पत्तियां वो तीन प्रकार की होती, एक सीजिस, एक एमकेस, एक एफपीएस। ठीक है, जिसमें कुछ देश है वो क्या करते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापते हैं, और कुछ देश है वो मीटर में लंबाई को मापते हैं, किलोग्राम में द्रव्यमान को, समय को सेकंड में मापते हैं। इसी प्रकार से कुछ देश है वो इसमें मापते थे। तो यहाँ से इससे क्या होती थी, प्रॉब्लम होती थी। इनसे क्या होती थी प्रॉब्लम, कैसे कि मान लो एक देश से गया दूसरे देश के अंदर, तो वहां पर उसको वो बोलेगा कि मेरे को इतने केजी वस्तु चाहिए। अब वो तो जो दूसरे देश वाला है वो तो वस्तुओं को वो ग्राम में देता है, तो फिर केजी में कैसे देगा। इसलिए यहाँ पर एक नई पद्धति बनाई गई मात्रकों के लिए। तो नई पद्धति है, उसका नाम है आपका अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति। और ये जो अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति है, इसको हम बोलते हैं एसआई पद्धति। इसको हम क्या बोलते हैं, एसआई पद्धति, स्टैंडर्ड एसआई मात्रक पद्धति, एसआई मात्रक पद्धति। इसको हम बोलेंगे क्या, पूरा नाम क्या होगा, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट पद्धति। अब ये एसआई मात्रक है, वो क्या है, वो एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। मतलब सब देशों ने बोल के क्या बोला कि हम क्या करें, सब आपस में मिले और क्या करें, जो एमकेएस पद्धति है ना उसी का हम प्रयोग करें, बाकी को हम छोड़ देते हैं। एमकेएस पद्धति का प्रयोग करें, हम एमकेएस पद्धति को ज्यादा संशोधित करेंगे और एमकेएस पद्धति की सहायता से हम ये वाली पद्धति है, इनमें हम इनको हमें निकाल सकते हैं। तो एसआई मात्रक है वो क्या है, जो एसआई मात्रक होते हैं वो एमकेएस पद्धति के ही क्या है, संशोधित रूप है। एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप कर दिया और उसको नाम क्या दे दिया, एसआई मात्रक पद्धति दे दिया। तो अभी तक हमने क्या सीखा है कि भौतिक राशि है, उन भौतिक राशियों को मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता है, और वो मात्रक को, जो मात्रक है, मात्रक की जो पद्धतियां है ना वो अलग अलग हमारे पास में है। तो ये अलग अलग हमने पद्धतियां यहाँ पर देखी है कि एसआई मात्रक पद्धति कौन सी है, ये मात्रक कौन सी पद्धति, उसके बारे में अभी हम हमारे जो मेन बात है उस पर आते हैं। देखो क्या कि जो आपकी भौतिक राशियां होती है वो होती है दो प्रकार की। भौतिक राशियां हैं वो क्या होती है आपकी, दो प्रकार की। अभी हमने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था। भौतिक राशियां क्या होती है, वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, क्या कहलाती है, भौतिक राशियां कहलाती है। अब बात करते हैं भौतिक राशियां, वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार। कौन सी, पहली होती है मूलभूत राशियां, और दूसरी होती है आपकी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां, ये दो प्रकार की है वो क्या होती है, राशियां होती है, मूलभूत राशियां और व्युत्पन्न राशियां। तो जो मूलभूत राशियां होती है, मूलभूत भौतिक राशि जो राशियां होती है वो होती है आपकी 7। कितनी होती है, 7 होती है। तो मूलभूत भौतिक राशियां वो आपकी होती है 7। कौन कौन सी, पहली होती है आपकी लंबाई, दूसरी होती है आपकी
द्रव्यमान, तीसरी होती है आपकी समय, चौथे आपके ताप, पांचवा है विद्युत धारा, छठी जो मूलभूत भौतिक राशि है वो है आपकी प्रदीपन की तीव्रता, और सातवीं जो आपकी भौतिक राशि है मूलभूत वो है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। मतलब मूल रूप से ये 7 ही प्रकार की हमारी क्या होती है, मूलभूत राशियां होती है। मूल रूप से 7 ही क्या होती है आपकी भौतिक राशियां होती है। अब पहले हम मूलभूत राशियों के बारे में पढ़े तो मूलभूत राशियां स्वतंत्र होती है, मूलभूत राशियां स्वतंत्र होती है, राशियां स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र होने का मतलब किसी पर भी निर्भर नहीं करती है, समय किसी पर भी निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। कैसे निर्भर नहीं करेगा, जैसे आपने पिछली कक्षा में पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि वेग, यहां पर बताता हूं कि जो वेग है, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है ना। यहाँ पर वेग बराबर विस्थापन बटा समय, मतलब वेग है विस्थापन और समय पर निर्भर कर रहा है। वेग है वो विस्थापन चेंज होगा तो वेग भी चेंज होगा, समय है चेंज होगा तो वेग भी चेंज होगा ना यहाँ पर। तो वेग है वो आपकी एक मूलभूत राशि नहीं है, वो क्या है, एक व्युत्पन्न राशि है। भाई राशि 2 प्रकार की रहेगी, ऐसे ध्यान रखो आप कि जो आपकी राशि होती है जिन्हें हम माप सकते हैं या तोड़ सकते हैं ना, वो 2 ही प्रकार की है। दुनिया के अंदर जिन राशियों को माप सकते हैं या तोड़ सकते हैं वो 2 ही प्रकार की होती है। कौन सी, एक होती है मूलभूत राशि, एक होती है व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशि आपकी कौन सी होती है, 7 ही होती है, फिक्स होती है, 7 ही है, फिक्स राशि है, ठीक है। और व्युत्पन्न राशि कौन सी हो जाएगी, जो राशियां क्या होगी आपकी मूलभूत राशियों के व्युत्पन्न से बनेगी। मूलभूत राशियों के गुणा भाग करने से या जोड़ भाग जो भी है उससे करने से वो क्या होगा, व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होगा यहाँ पर। तो जो व्युत्पन्न राशियां है वो स्वतंत्र नहीं होती है, जबकि मूलभूत राशियां स्वतंत्र होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये किसी पर निर्भर नहीं करती। भाई समय किस पर निर्भर करेगा, किसी पर निर्भर नहीं करता ना। समय कभी चेंज हो जाता है क्या, कभी चेंज होता है क्या, समय किसी बात पर निर्भर करेगा, नहीं करेगा निर्भर। तो इसका मतलब जो मूलभूत राशियां स्वतंत्र होती है, क्या होती है, स्वतंत्र होती है। दूसरी बात कि मूलभूत जो राशियां होती है, मूलभूत राशियों से ही व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है। से ही किसका निर्माण होता है, व्युत्पन्न राशियों का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपोर्टेंट बातें जो हमने समझ ली थी यहाँ पर कि लंबाई है वो क्या है, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, प्रदीपन की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये है आपकी राशियां। और अभी मैंने आपको बताया था कि जो भी राशियां होगी उनको मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होगी, जो भी राशियां होगी उनको मापने के लिए मात्रक की आवश्यकता होगी। तो क्या इनके भी मात्रक होंगे, बिल्कुल मात्रक होंगे। ये क्या है, ये आपकी मूलभूत राशियां हैं, मूलभूत राशियां। और राशियों को मापने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मात्रक की आवश्यकता होती है। तो लंबाई का जो मात्रक होता है, लंबाई का मात्रक है, अब चूंकि हम एसआई में लिखेंगे, ठीक है, एसआई पद्धति में, तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, स्मॉल एम लिखो। द्रव्यमान है वो होता है केजी, समय का होता है सेकंड, ताप है तो ताप का जो मात्रक होता है वो होता है केल्विन। क्या होता है, केल्विन, के से, कैपिटल के से प्रदर्शित करेंगे इसको, के लिख देता हूं मैं, मात्रक लिखता हूं तो आपको सीधे लिखना है कैपिटल के। कैपिटल क्यों लिखा, यहाँ पर स्मॉल ऊपर क्यों लिखा, जो भी मात्रक वैज्ञानिकों के नाम पर होते हैं, जो भी मात्रक वैज्ञानिकों नाम पर होते हैं तो उनके सम्मान में वो क्या कर दिया जाता है, उनका जो मात्रक है वो कैपिटल में रख दिया जाता है, जो आगे पहला शब्द है वो। विद्युत धारा, तो विद्युत धारा का एम्पियर, तो एम्पियर को भी कैपिटल से, क्योंकि एम्पियर एक वैज्ञानिक का नाम था, केल्विन भी क्या था, एक वैज्ञानिक का नाम था। प्रदीपन की तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। ये क्या होती है, तो प्रदीपन की तीव्रता का जो मात्रक होता है कैंडेला। क्या होता है, कैंडेला, मतलब CD, स्मॉल में, दोनों क्या है, स्मॉल में, CD। पदार्थ की मात्रा का जो होता है वो होता है मोल, मात्रक क्या होता है, मोल होता है। तो ये जो भौतिक राशियों की जो मूलभूत राशियां हैं, ठीक है, भौतिक राशियों की जो मूलभूत राशियां हैं, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, भौतिक राशियां 2 प्रकार की, मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत राशियां 7 प्रकार की होती है ये वाली, और इन मूलभूत राशियों के ये क्या होते हैं, आपके मात्रक होते हैं। और मूलभूत राशियां किसी पर भी निर्भर है वो नहीं करती, ये भी आपको यहाँ पर इंपोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि जो ये 7 मूलभूत राशियां थी, उनके अलावा भी 2 राशियां हमारे पास में और होती है। तो 2 राशियां भी और होती है जो किसी पर निर्भर नहीं करती है। अब उनको हम मूलभूत राशियों पर तो नहीं उनको साथ में जोड़ेंगे, उनको एक नए मतलब नाम से जोड़ा गया जो है आपकी पूरक राशियां। किससे जोड़ा गया, पूरक राशियां,
और वो पूरक राशियां कौन सी होती है? वो होती है समतल कोण, और दूसरा होता है आपका घन कोण या ठोस कोण या ठोस कोण। ये क्या, ये भी राशियां हैं, ये पूरक राशियां, मतलब ये भी किसी पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है, जिस प्रकार से ये निर्भर नहीं करती, लेकिन ये तो आपकी मूल ही रहेगी यहाँ पर, ये सात ही मूलभूत राशियां रहेगी, ये इन्हीं मूलभूत राशियों की पूरक राशियां, ठीक है। जैसे आप सप्लीमेंट्री लेते हो ना, आप एक कॉपी लेते हो, ठीक है, परीक्षा देते हो तो फिर आप एक सप्लीमेंट्री लेते हो, तो आपका काम तो वही है ना, वापस से भाई सप्लीमेंट्री लेना, उसमें भी आपको काम ही करना है, लेकिन थोड़ी भिन्न है वो, ठीक है, क्योंकि आपको पूरी नहीं मिलती, ऐसे समझ सकते हो। तो पूरक राशियां, तो पूरक राशि आपकी समतल कोण और एक होता है घन कोण या ठोस कोण। समतल कोण क्या होता है? समतल कोण होता है दो रेखाओं के मध्य बनने वाला ये वाला कोण, इसी को हम समतल कोण, और समतल कोण का जो मात्रक होता है वो होता है आपका रेडियन, ठीक है। उसके बाद में घन कोण या ठोस कोण क्या होता है? तो घन कोण या ठोस कोण का जो मात्रक होता है वो होता है स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन। इसको RAD से लिखेंगे, इसको SR से लिखेंगे, ठीक है, SR से, स्टेरेडियन, SR, और रेडियन को RAD से। तो घन कोण या ठोस कोण क्या होता है? मान लो एक शंकु देखा होगा आपने इस प्रकार से, ठीक है, तो ये जो शंकु होता है ना, शंकु की बात कर रहा हूं, पूरा एकदम शंकु, ये तो रेखाएं थी, मैंने अभी बताई थी, ये रेखाओं के मध्य कोण था, रेखाएं थी दो, उनके मध्य कोण था। शंकु तो देखा होगा ना आपने, इस प्रकार से बिल्कुल एकदम गोल, ठीक है, कोण देखा होगा ना, आइसक्रीम का कोण आता है ना, तो वो जो वाला कोण है ना, उसके अंदर वाला ये जो कोण होता है यहाँ पर इस प्रकार से, ये वाला कोण होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? ठोस कोण या घन कोण बोलते हैं, और उसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो ये जो देखो मूलभूत जो आपकी राशियां हैं और इनके ये जो मात्रक होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे से वो याद करने हैं। तो हमने आज का जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने क्या समझा कि जो भौतिक राशियां हैं वो आपकी होती है जिन्हें मापा या तोला जा सके, और जो भौतिक राशियां हैं वो दो प्रकार की होती है, एक होती है आपकी मूलभूत राशि, एक होती है आपकी व्युत्पन्न राशि। मूलभूत राशियां वो 7 प्रकार की होती है इस प्रकार से, और उन 7 प्रकार को देख लिया। मूलभूत राशियां कभी भी एक दूसरे पर निर्भर है वो, मतलब किसी पर भी निर्भर है वो नहीं करेगी, किसी पर भी, ना एक दूसरे पर ना ही किसी और पर। और मूलभूत राशियां हैं वो उन्हीं के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? जो नई व्युत्पन्न राशियां उनको हम उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। फिर हमारे आएगी व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशि को बताऊं तो व्युत्पन्न राशियां को बताऊं, जैसे वेग हो गया, तो वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। तो यहाँ से आप व्युत्पन्न राशि को आप सीधा परिभाषा यहाँ पर लिख सकते हो इसकी, कि वे राशियां जो क्या करती है आपकी मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है, वही क्या करती है भाई? विस्थापन क्या है? विस्थापन आपका लंबाई है, ठीक है, विस्थापन एक लंबाई है। तो मतलब ये वेग है, वेग क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि। क्यों है? क्योंकि वेग है वो मूलभूत राशि पर, लंबाई पर निर्भर कर रहा है, वेग है वो मूलभूत राशि समय पर निर्भर कर रहा है, इसलिए वेग है वो व्युत्पन्न राशि है, जबकि समय और जो आपका विस्थापन मतलब लंबाई है वो क्या आपकी मूलभूत राशियां है। तो ये आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। बाकी का जो अध्ययन है उसको हम अगले वीडियो लेक्चर में वो कवर करेंगे।